हेलो फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आपको अभी कराने जा रहा हूँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हम डर्टी लंग्स, जब हम एक्सरे देखते हैं तो हम डर्टी लंग्स भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू हियर। ये आप देखोगे कि ये नॉर्मल लंग है। नॉर्मल लंग आपको कैसा दिख रहा है? नॉर्मल लंग जो दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आप देखोगे थोड़ा ब्लैकिश और वाइटिश दोनों तरीके से ही दिख रहा है। नॉर्मल वेस्कुलर मार्किंग दिख रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करूं तो ये आपको एक्स्ट्रा वाइट दिखेगा। एक्स्ट्रा वाइट दिख रहा है ये। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो वेस्कुलर मार्किंग है वो भी काफी ज्यादा वाइट दिख रही है। ठीक है, वेस्कुलर मार्किंग आपको ज्यादा दिख रही है, काफी ज्यादा दिख रही है, वाइटिश दिख रहा है, इसलिए हम इसको डर्टी लंग्स भी बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस को। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में डर्टी लंग्स हुआ कैसे, ये डर्टी क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब पेशेंट आपके पास आएगा वो आपका कफ बताएगा और मोस्टली प्रोडक्टिव कफ बताएगा। क्या बताएगा? प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव कफ प्रोडक्टिव कफ बताएगा। अब देखिए, प्रोडक्टिव कफ का मतलब है खांसी के साथ, कफ के साथ स्पूटम आता है। क्या आता है? स्पूटम आता है, जिसे हम हिंदी में बलगम भी बोलते हैं, वो आता है। ठीक है, अब ये क्यों आता है स्पूटम, मैं आपको वो बताऊंगा। मान लीजिए एक स्मोकर है जो काफी लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एम्फाइसीमा के केस में भी बताया था, सीओपीडी जब स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि एक स्मोकर है जो लंबे समय से स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या ले रहा है? वो फाइनली स्मोकर टार ले रहा है। ठीक है, टार। ये टार जब लंग्स में एंटर करेगा तो ये क्या करेगा? लंग्स में जब एंटर करेगा तो ये सिलियरी डैमेज करेगा। क्या करेगा? सिलियरी डैमेज करेगा। ठीक है, ये सिलिया को डैमेज करेगा। अब मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए ये है ट्रेकिया। मैं यहाँ पे ये ट्रेकिया बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस ट्रेकिया के अंदर आप ये देखोगे, ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमुनार एपिथेलियम। ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एपिथेलियम होती है। मैंने आपको हिस्टोलॉजी के अंदर, एनाटॉमी के अंदर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये है, इसके ऊपर होते हैं सिलिया। ये आप देखोगे इसके ऊपर ऐसे ये सिलिया होते हैं। ठीक है, अब ये सिलिया क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो सिलियरी म्यूकस एस्कुलेटर का फंक्शन होता है। यानी कि जो सिलियरी म्यूकस होता है उसको ये क्लीन करते हैं, म्यूकस को क्लीन करेंगे। ठीक है, अब ये म्यूकस को क्लीन करते हैं क्योंकि एक स्मोकर जो लंबे समय से टार को अंदर ले रहा है वो क्या करेगा? वो सिलिया को डैमेज कर देगा। ये जो स्मोकिंग की वजह से ये सिलिया यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे। जब ये सिलिया डैमेज हो जाएंगे ये मूवमेंट नहीं करेंगे, म्यूकस को क्लियर नहीं करेंगे। अब म्यूकस और फ्लूइड यहाँ पे होना लग जाएगा कलेक्ट, यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेसिस। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेसिस। तो जैसे ही सिलियरी डैमेज होते हैं तो यहाँ पे हो जाएगी स्टेसिस, यानी कि म्यूकस और फ्लूइड कलेक्ट होने लग जाएगा। अब जो म्यूकस कलेक्ट होगा, फ्लूइड कलेक्ट होगा, इसके अंदर होता है, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है बैक्टीरिया, वायरस ट्रैप हो जाते हैं, एलर्जेंस ड्रॉप हो जाते हैं। उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने लगता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया, सिलियरी डैमेज की वजह से ब्रोंकाइटिस हो गया, सूजन तो उसकी वजह से ही हो गई। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बैक्टीरिया वायरस ट्रैप हो चुके हैं तो वो अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से बन जाएगा पस। क्या बनेगा? पस। तो पहले तो पेशेंट को स्पूटम आ रहा था खांसी के अंदर, प्रोडक्टिव कफ आ रहा था, लेकिन अब उसको होगा ब्रोंकोरिया। क्या होगा उसको? ब्रोंकोरिया। ब्रोंकोरिया। ठीक है, ब्रोंकोरिया। अब ये ब्रोंकोरिया क्या है? अभी कुछ नहीं, ब्रोंकोरिया का मतलब होता है कि स्पूटम के साथ में पस भी आता है। ठीक है, उसी को हम ब्रोंकोरिया बोलते हैं। तो ये ब्रोंकोरिया होगा। क्लियर? तो ये चीज आप समझिए कि प्रोडक्टिव कफ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिलियरी डैमेज हो गया, उसकी वजह से जो म्यूकस है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, कलेक्ट होने लग गया है फ्लूइड। तो अब जब भी खांसी आएगी तो उसके साथ क्या आएगा? प्रोडक्टिव कफ, यानी कि स्पूटम साथ में आएगा, बलगम साथ में आएगा। और क्योंकि वो बहुत समय से रुका हुआ है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेसिस, तो इस वजह से वहां पे बैक्टीरिया वायरस की कॉलोनीज बनने लग गई और उसकी वजह से पस बनने लग गया, तो ब्रोंकोरिया भी हो गया। क्या हो गया? ब्रोंकोरिया हो गया। तो ये मैंने आपको मोस्टली बताया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक
क्रोनिक स्मोकर के केस में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको क्रोनिक स्मोकर के केस में देखने को मिलेगा, और वो सिलियरी डैमेज होता है टार की वजह से। सिलियरी डैमेज होने की वजह से सिलिया का मूवमेंट खत्म होता है, उसकी वजह से स्टेसिस हो जाती है। स्टेसिस की वजह से बैक्टीरिया वायरस कलेक्शन बन जाता है उसके अंदर, म्यूकस के अंदर, और वो वहाँ पर कॉलोनीज बनाता है, और उसकी वजह से पस बनने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोरिया होता है। स्पूटम में पस आता है, उस कंडीशन को हम ब्रोंकोरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में होगा। तो मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि एक पेशेंट है जो आता है, ठीक है, एक स्मोकर है, ठीक है। ये जो स्मोकर है आएगा, आपको कंप्लेन बताएगा प्रोडक्टिव कफ। क्या बताएगा? प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। कफ है और मोस्टली प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव कफ है, पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ है। तो प्रोडक्टिव कफ है, तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पूटम, ट्रेकिया में स्पूटम इकट्ठा हो गया है, कलेक्ट हो गया है, ठीक है। ट्रेकिया में क्या हो गया? स्पूटम कलेक्ट हो गया है यहाँ पे पूरा। तो ये स्पूटम क्या करेगा? सड़ रहा है, पस बन रहा है, तो उसकी वजह से जो सांस बाहर आएगी, सांस ली हमने और उसको छोड़ा, तो वो वहां से एक स्मेल लेके आएगा, बैड स्मेल, ठीक है। क्या लेके आएगा? बैड स्मेल। तो पेशेंट यहाँ पे शिकायत कर सकता है किस चीज की? स्पूटम के अलावा, प्रोडक्टिव कफ के अलावा, हेलिटोसिस की। जब भी मैं किसी के पास बैठा होता हूँ वो मेरे को बोलता है बदबू आ रही है, स्मेल सी आती है, मुझे खुद भी आती है कई बार, ठीक है। तो क्या होगा? हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का मतलब है बैड स्मेल। ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि पस भी आता है कई बार स्पूटम के साथ, तो उसे बोलते हैं ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोरिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? ब्रोंकोरिया, ब्रोंकोरिया आता है। और मेन और इम्पोर्टेंट चीज जो है, पेशेंट को हाइपोक्सिया होने लगता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा पेशेंट को, ठीक है। तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने लगता है, क्लियर। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होता है। अब मैं आपको, अगर ये सारे पॉइंट आपको कहीं मिलते हैं किसी भी क्लिनिकल केस में जो आपको एफएमजी में पूछा जाएगा, ठीक है, उसके अंदर आपको दिखता है कि प्रोडक्टिव कफ है पेशेंट को, उसके अलावा हेलिटोसिस है, ब्रोंकोरिया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, डेफिनेटली आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। प्लीज ये सारी चीजें याद कर लीजिए, इसमें से एमसीक्यू बनेगा, डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, तो आप इजीली पिक कर पाओगे कि दिस इज द केस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ब्रोंकोरिया आपको कई और केसेस में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कार्टाजिनर सिंड्रोम, जो कि मैंने आपको इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम के केस में भी बताया था। कार्टाजिनर सिंड्रोम में क्या होगा भैया? उसमें भी सिलिया मूवमेंट नहीं करते, तो सिलिया मूवमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसमें भी स्टेसिस होगा, और स्टेसिस होगा तो क्या होगा? स्टेसिस अगर उसमें भी होगा तो क्या होगा? ब्रोंकोरिया भी होगा, ठीक है। तो ब्रोंकोरिया आपको मिलेगा कार्टाजिनर सिंड्रोम के अंदर, ब्रोंकोरिया आपको मिल सकता है ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर, ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया, वहां पे भी कलेक्शन हो गया, ठीक है, पस का, उसका स्पूटम का, और वहां पे भी पस बनने लग गया, तो ब्रोंकोरिया आपको ब्रोंकिएक्टेसिस में मिल सकता है। इसके अलावा ब्रोंकोरिया आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी देखने को मिल सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का मेरा सेपरेट लेक्चर है, और मैंने इसी तरीके से हिंदी में बड़े अच्छे से कराया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहूंगा, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि सपोज दैट ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये मैंने यहाँ पे बना दिया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पे ये है एल्वोलाई। क्या है ये? एल्वोलाई। तो आप देखोगे कि इसके अंदर, क्योंकि मैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्पूटम फंस गया। क्या हो गया? स्पूटम कलेक्ट हो गया, स्टेसिस होने लग गई, और ये पूरा एरिया ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया फिजिकली। इधर आप देखोगे, इधर 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 यहाँ तक है, तो ये यहाँ तक एयर जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनाऊंगा, तो देखिए क्योंकि यहाँ एयर आ रहा है तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाई है, जिनकी ल्यूमन नॉर्मल है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से आपको बेसिक समझाया था, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जब कभी भी हाइपोक्सिया होता है, पल्मोनरी एरिया में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो क्या होगा?
वहां पे पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये पूरा एरिया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है फिजिकली, ठीक है, म्यूकस से, स्पूटम से ये रुक गया है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, इस पर्टिकुलर एरिया में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई यहाँ पे, क्योंकि हाइपोक्सिया, ड्यू टू हाइपोक्सिया, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हुआ, तो भैया ये जगह ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे एयर आएगी, मान लो आप एज ए डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके आप सुन रहे हो, ठीक है, स्टेथोस्कोप यूज कर रहे हो आप, आपने चेक किया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि ये जो एयर आएगी, क्योंकि ये एरिया नैरो हो गया है ड्यू टू द स्पूटम कलेक्शन की वजह से ये नैरो एरिया हो गया, तो यहाँ पे जो एयर होगी उसका टर्बुलेंस होगा, ऐसे बूम कर जाएगी, टर्बुलेंस होगा। तो ये टर्बुलेंस आपको सुनाई देगा, जिसको हम बोलते हैं रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको हम, रोंकाई। टर्बुलेंस होगा ड्यू टू नैरो एयरवे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेशेंट फास्ट ब्रीदिंग करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हुआ है, पेशेंट हाइपोक्सिक हुआ है, डेफिनेटली वो क्या करेगा, फास्ट ब्रीदिंग करेगा, बट फास्ट ब्रीदिंग तो कर रहा है, लेकिन इस फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, वो वॉश आउट नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में ड्यू टू दिस फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या हुआ कि भैया जो CO2 है वो बढ़ गया, मैं यहां लिख देता हूं CO2 इंक्रीज हो गया, ठीक है, हाइपर कार्बिया हो गया, CO2 इंक्रीज हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एम्फाइसीमा के केस में कि फास्ट ब्रीदिंग होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाता है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल गिर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रोटॉन फॉर्मेशन, H+ आयन फॉर्मेशन, एसिड फॉर्मेशन हम कह सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि प्रोटॉन का फॉर्मेशन कम हुआ था एम्फाइसीमा के केस में, क्योंकि H+ आयन का कम फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, तो उस वजह से जो एसिड था वो भी डिक्रीज हुआ था। तो हमने वहां पे क्या बोला था, हमने वहां पे बोला था कि पेशेंट को एम्फाइसीमा के केस में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हो, इस फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट नहीं हो रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया। तो अब ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हुआ है क्योंकि ऊपर गया है, तो अब आप बताइए क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड H+ आयन को नहीं बढ़ाएगा, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, क्या इसको बढ़ाएगा नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि इसका फॉर्मेशन भी ज्यादा हो रहा है, जिसे हम एसिड कहते हैं। तो एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, तो इस केस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। याद रखिएगा आप, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, जबकि हमने एम्फाइसीमा में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बताया। अब मैंने आपको एम्फाइसीमा में एक चीज और बताई थी, क्योंकि एम्फाइसीमा में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज हो रहा था, CO2 डिक्रीज हो रहा था और साथ में ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो रहा था, तो दोनों साथ एक साथ डिक्रीज हो रहे थे, दोनों चीजें CO2 भी और O2 भी दोनों ही एक साथ डिक्रीज हो रही थी एम्फाइसीमा के केस में। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल था पर बढ़ा नहीं था एम्फाइसीमा के केस में, तो दोनों ही चीजें डिक्रीज थी, इसलिए हमने उसको टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर बोला था। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ है, पेशेंट तो हाइपोक्सिक है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है, इसलिए हम इसको टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बोलेंगे। तो जब कभी भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का नाम आता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, MCQ। या जब कभी भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का नाम आता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, MCQ। ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, CO2 लेवल इंक्रीज होता है, MCQ। याद रखिएगा, CO2 लेवल
इंक्रीज होता है, क्योंकि CO2 लेवल इंक्रीज हो रहा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, इसलिए H+ आयन का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, तो एसिड ज्यादा बन रहा है। अब एसिड अगर ज्यादा बन रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, MCQ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, MCQ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे ताकि आप बेटर MCQ अटेम्प्ट कर पाए। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, देखिए पेशेंट को सीवियर हाइपोक्सिया हुआ है, पेशेंट को यहाँ पे क्या हुआ है, सीवियर हाइपोक्सिया हुआ है ना, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हुआ है ड्यू टू द फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच आई हैव टोल्ड यू आल्सो। तो सीवियर हाइपोक्सिया हुआ है तो अब हमें उसको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अगर ऑक्सीजन देनी है तो कैसे देंगे, हम उससे कहेंगे पेशेंट से कि भैया आप एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर बाय कर लो, जिससे हम लो फ्लो ऑक्सीजन आपको देते रहेंगे आपके रूटीन वर्क के अंदर, रूटीन में। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन देंगे इसको, लो फ्लो ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, अब अगर पेशेंट मान लीजिए कि हैवी वर्क करता है, एक्सासर्वेशन होता है उसको, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक्सासर्वेशन होता है उसको, क्योंकि वो हैवी वर्क कर रहा है, इस केस में हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना होगा। तो हैवी वर्क के अंदर कोई पेशेंट हैवी वर्क करता है तो हम हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कराएंगे, और हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए हमें नेजल कैनुला लगा के रखना पड़ेगा। ठीक है, नेजल कैनुला लगा के हमको रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ है और CO2 लेवल बढ़ा हुआ है, मैं लिखूंगा यहाँ CO2 लेवल इंक्रीज हुआ है। अब ये CO2 लेवल इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, जो लिप्स हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देंगे, जिसे हम कहते हैं ब्लू ब्लॉटर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लोटर्स। ठीक है, तो ये CO2 बढ़ने की वजह से हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि CO2 जब बढ़ता है इस केस में हम इसको बोलते हैं हाइपर कार्बिया। क्या बोलते हैं, हाइपर कार्बिया। ठीक है, आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा, हाइपर कार्बिया हुआ पेशेंट को। तो हाइपर कार्बिया के पेशेंट को स्लीप टाइम इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे होगा इंक्रीज स्लीप टाइम, स्लीप टाइम, प्लीज नोट डाउन एवरी पॉइंट। ठीक है, और साथ में क्या होगा, ड्राउजीनेस, लिख लीजिए, नोट डाउन, ड्राउजीनेस, पेशेंट ड्राउजी फील करेगा, पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी डिक्रीज हो जाएगी। तो पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो जाएगी, फिजिकली वो वर्क नहीं करेगा, लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, तो क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा। एवरी पॉइंट राइट कीजिए, वेट गेन कर जाएगा ऐसा पेशेंट। ठीक है, तो हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट कई बार वेट बढ़ा हुआ मिलता है उनका। ठीक है, वेट गेन कर जाते हैं। अब आप देखोगे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हुआ है इस पेशेंट का, तो जब लंबे समय तक ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज चलेगा उस केस में हमारी जो किडनी है वो क्या करेगी, किडनी को लगेगा कि भैया ब्लड का लेवल कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, एरिथ्रोपोइटिन कम हो गया, इस वजह से इसको लंबे समय से ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो किडनी क्या करेगा, हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से किडनी का किडनी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलस हो जाएगा। क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी स्टिमुलस कर देगी, स्टिमुलेट हो जाएगी और एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, अब एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बन गया, तो एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बना तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, आरबीसी को बढ़ा देगा, आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ा देगा, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा पैक सेल वॉल्यूम, पैक सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब यह पैक सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन विल आल्सो इंक्रीज, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज हो जाएगा। ये तीनों चीजें जब इंक्रीज होती हैं इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, साइथीमिया। तो ये तो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन बन गई। अब क्योंकि पॉलीसाइथीमिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद हुआ है इसलिए हम इसको कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो आपको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर।
MCQ, ठीक है, MCQ याद रखिएगा। तो आपको पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं, एरिथ्रोपोइटिन बढ़ता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो आपको पेशेंट के जो चीक्स हैं, क्या है, चीक्स हैं, गाल कैसे दिखेंगे, रेडिश दिखेंगे, चीक्स रेडिश, रेडिश रेडिश चीक्स दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ये पेशेंट के अंदर दिखाई देगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स जो बताया उसकी एक समरी यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि देखिए ये जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। जबकि एम्फाइसीमा टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर था, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी गिरेगा और ऑक्सीजन भी गिरेगा, दोनों का लेवल कम होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए वो टाइप 1 था। लेकिन ये है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, इसलिए ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ा है, CO2 का लेवल इंक्रीज हुआ है, तो ये फॉर्मेशन बढ़ा देगा H+ आयन का, तो डेफिनेटली H+ आयन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस। तो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इन पे MCQ आने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके बाद मैं आपको एक्यूट COPD, एक्यूट एक्सासर्बेशन कराऊंगा रिलेटेड टू द COPD, और साथ में इनका ट्रीटमेंट बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से।